कल हम लोग कहाँ पर थे? जीन। डीएनए समझ में आ गया? न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी आपको समझ में आ गया था? न्यूक्लियोसोम मतलब वो मोती के माला के मोती के समान रचना जो क्रोमोसोम पर होते हैं। तो वो आपको मैंने बताया था, डीएनए का धागा जाता है, 2 बार घूमता है और फिर आगे जाता है। तो कभी कभी वो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है। तो डीएनए के 2 कुंडल 2 बार घूमता है और हिस्टोन प्रोटीन, अंदर 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन थी, H2A, H2B, H3 और H4। वो H से ही शुरू हो रही है, वो हिस्टोन प्रोटीन है ना समझ में। 4 जोड़ी होती है, 4 प्रकार की होती है और 4 जोड़े में होती है, वो मैंने बताया था कैसे। तो न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी जो होती है ये क्रोमोसोम पर ही पाई जाती है। डीएनए का धागा जाता है, स्ट्रैंड 2 बार घूमता है, आगे निकल जाता है, फिर आगे जाके फिर 2 बार घूमेगा, ऐसे दाने बनते जाते हैं, है ना समझ में। तो डीएनए का जो होता है वो 2 बार जो घूमना वो भी पूछ लेता है अंदर के अंदर, कभी कभी बहुत डीप में जाके पूछता है। तो 2 बार जो 2 कुंडल जो होते हैं वो 2 कुंडल होते हैं उसमें। वहाँ देखते के साथ समझ में आ जाता है आंसर कि ये होगा, अगर समझ रखा है आपने तो उसको। क्लियर? तो हम लोग जीन पढ़ रहे थे, ये क्लियर हो गया? कैरियोटाइप, इडियोग्राम बहुत आसान है, मतलब इसको टेक्निकल भाषा में समझने के बजाय सीधा अपनी भाषा में समझ लो कि भैया सबसे पहले हमने अगर जीन को गणना करनी है, उसका अगर डिटर्मिनेशन करना है तो हम 3 मेथड करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी भी जीव का पहले जीनोम निकालते हैं। जैसे मुर्गी के अंदर करना है आपको, जो क्रोमोसोम है उसका डिटर्मिनेशन उसको दर्शाना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीनोम। जीनोम क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर अगुणित, मतलब n बराबर। तो जितना भी उसमें 2n है उसको पहले क्या कर लो, n कर लो, आधा कर लो। जैसे मक्का का 2n है कितना, 20, तो n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप से कर लो और क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई, इनऑर्गेनिक पूरी हो गई। हाँ, वो तो अपन ने उधर वैसे भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र तो वैसे ही पढ़ लिया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े मिनरल पढ़ना है बस आपको, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया आपका, जो हम किसको कैलकुलेट करते हैं, जो क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम में सबसे पहला तो जीनोम देखा जाता है। और जीनोम के बाद भी मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी पार्ट के अंदर अगर क्रोमोसोम नंबर पूछे तो, जैसे जड़ तना पत्ती में पूछे तो 2n ही रहेगा, है ना समझ में। पूरे पौधे में 2n, हमारी हर कोशिका में 2n। किसी भी जीव की जो सोमेटिक सेल होती है, मतलब वृद्धि करने वाली कोशिका, मतलब जो उसके अंग वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, जैसे पत्ती ग्रोथ करती है, जड़ ग्रोथ करती है, तना ग्रोथ करती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको सोमेटिक सेल बोलते हैं, है ना समझ में। तो इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, एक कोशिका से 2 बनती है, और जो उसकी मदर सेल है, मदर सेल में 2n होता है, तो जो संतति सेल रहेगी उसमें भी 2n ही होता है ना समझ में। लेकिन जो सेक्सुअल सेल्स होती है, क्लियर, जैसे अगर मनुष्य के अंदर अगर हम बोले तो जैसे अंडाणु, ओवम, क्लियर, जो मादा के अंदर बनता है, फीमेल गेमीट है। फिर मेल गेमीट, नर में क्या बनता है, शुक्राणु, स्पर्म। ये जो होते हैं इनमें हैप्लॉइड नंबर होता है, n होता है। मतलब जितने भी लैंगिक या रिप्रोडक्टिव जो सेल रहेगी, जिनमें प्रजनन होता है, क्लियर, उनमें क्रोमोसोम, उनमें कौन सा मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन में जो 2n क्रोमोसोम नंबर वाली जो सेल होती है, उससे जो उसकी जो प्रोजेनी बनती है, संतति बनती है, वो हमेशा कैसी होती है, n वाली होती है ना समझ में। तो इनमें n होता है। पौधों में अगर हम देखें तो जैसे बीजांड है, क्लियर, ओवुल, और पोलन ग्रेन मतलब परागकण, ये मेल फीमेल गेमीट है उसमें, तो उसमें भी क्या रहेगा, इस टाइप से ही n रहेगा। क्लियर? और अभी हम सेल पढ़ेंगे, सेल में सेल डिवीजन और आएगा, उसमें फिर और क्लियर कर लेंगे।
इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन किसी का भी इंडोस्पर्म अगर बोले भ्रूण पोष, तो वो हमेशा 3n होता है। आया ना समझ में? इंडोस्पर्म क्या होता है? जिसमें भ्रूण विकसित होता है, बढ़ता है, उसको इंडोस्पर्म बोलते हैं। भ्रूण पोष, भ्रूण का पोषण करने वाला। भाई भ्रूण बनेगा तो उसको पोषण भी तो चाहिए। जैसे माता के पेट में अगर 9 महीने तक बच्चा रहता है तो उसको पोषण चाहिए होता है, तो जो उसके चारों ओर जो बनता है वो है भ्रूण पोष, इंडोस्पर्म। आया ना समझ में? ऐसे ही ध्यान रखना। तो कैरियोटाइप क्लियर? पहले जीनोम पढ़ लिया, हैप्लॉइड नंबर है क्लियर? किसी का भी जीनोम बताना है तो हैप्लॉइड नंबर आपको बताना है। फिर कैरियोटाइप क्या होता है? तो उसका जो भी आपको मॉर्फोलॉजी है, उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी आकारिकी का अध्ययन करना है कि भैया जैसे हमने पढ़ा है पहले क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। हो गया था क्लियर कल? क्लियर? अगर एक भुजा बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी हो तो उसको क्या कहेंगे? एक्रो। सब में सेंट्रिक तो आएगा। टीलो एक सिरे पर हो, एक ही भुजा बने, एक सिरे पर हो, दंडाकार सीधा, क्लियर? टीलो। फिर सब मेटा मध्य के बीच में हो, मध्य में नहीं, मध्य के पास में। है ना समझ में? तब एक थोड़ी छोटी भुजा बनेगी, एक थोड़ी बड़ी बनेगी, तब हम उसको सब मेटा सेंट्रिक कहेंगे। क्लियर? और लास्ट आपका जो था मेटा मतलब बीच में, दोनों भुजाएं बराबर बनेगी। क्लियर? सिरे को क्या बोलते हैं क्रोमोसोम के? टीलोमियर। जहां दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। आया ना समझ में? और काइनेटोकोर भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली सेंट्रोमियर ही कहते हैं। क्लियर? अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर सेंट्रोमियर दोनों आ जाए तो आपको सेंट्रोमियर ही लगाना है। क्लियर? ऐसे ही प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है, 2 अर्धगुणसूत्र का। 2 धागे देखे थे हमने, दोनों कहाँ आकर जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर पर। पढ़ा था ना? इस पर अनिश्चित दूरी पर कुछ दानेनुमा रचनाएं होती, उनको हमने क्रोमोमियर कहा था। क्या बोला था? क्रोमोमियर। आया ना समझ? अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो ये सेंट्रिक बोला था ना क्रोमोसोम को। ये सब चीजें पूछी जाती है उसमें। क्लियर? तो अच्छा, एक और हमने इसमें पढ़ा था, जो क्रोमोसोम का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने सेंट्रोमियर को अकॉर्डिंग तो देखा था, फिर उसके हमने क्या देखा था? अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर या उसके लक्षणों के आधार पर। क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया था। एक तो हमने ऑटोसोम पढ़ा था। ऑटोसोम क्या होता है? जो लक्षण, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा जो भी डिटर्मिनेशन होता है, जो भी प्रदर्शन होता है, वो ऑटोसोम के द्वारा होता है ना समझ में? मतलब जो भी संतान पैदा होगी वो लड़का होगा, लड़की होगी, इसको छोड़कर उसका नाक, बाल, मुंह, कान कैसे होंगे ये सब कौन निर्धारित करता है? ऑटोसोम। ये ज़्यादा होते हैं मनुष्य में देखें तो 23 जोड़े में से 22 जोड़े ऑटोसोम ही हैं। और जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब सेक्स का निर्धारण करते हैं कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। है ना? ये बहुत कम होते हैं। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े में से केवल 1 जोड़ा होता है। क्लियर? ये हो गया था। उनका जो गणना है वो भी हमने पढ़ लिया। स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम भी हमने पढ़े। जो जनरल हम क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उससे हट के कोई ब्रश जैसे भी होते हैं, लैंप ब्रश है ना, जो कशेरुकी के oocytes में होते हैं। oocytes मतलब इमेच्योर एग, अविकसित अंडा। है ना समझ में? जब विकसित हो जाता है तो नॉर्मल क्रोमोसोम हो जाते हैं, लेकिन पहले होते हैं। फिर हमने एक वो ड्रोसोफिला के लार्वा में भी पढ़ा था। कौन सा? पॉलीटीन। तो ये 2 स्पेशल टाइप के हैं। है ना सब? जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है ये कि कहाँ पर होता है? जो ड्रोसोफिला मतलब फल मक्खी का जो लार्वा होता है, उस लार्वा की लार ग्रंथि में ये पाया जाता है, पॉलीटीन टाइप का। वो जिगजैग जैसा मैंने बताया ना, वो स्पेशल टाइप के हैं जो सामान्य क्रोमोसोम से हट के हैं, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। आया ना समझ में? तो ये हमने क्रोमोसोम तो लगभग पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा किसने था? हाफ मिस्टर ने। क्लियर? लेकिन खोजा किसने? फ्लेमिंग ने खोजा ना। और नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने। क्लियर? जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ होता है? क्रोमोसोम पर होता है ना समझ में? हो गया बिल्कुल, क्रोमोसोम खत्म। अब हम पढ़ रहे थे जीन।
अब ये जीन क्या है? अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना आपको, ईडियोग्राम। तो जैसे कैरियोटाइप में हमने उसका मॉर्फोलॉजी देख लिया, अब उसको हमने क्या किया भैया, कॉपी पे चित्र बना बना कर अगर बता रहे हैं कि ये क्रोमोसोम ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब ग्राफ के रूप में, या उसका जो आरेखीय निरूपण करना, चित्र बनाना, चित्र के रूप में दर्शाना क्रोमोसोम को, आया ना समझ में, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोटाइप, नहीं ईडियोग्राम। आया ना समझ में? ये पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत डीप में पढ़ रहे हैं हम। डीप में क्या, 2016-17 के पेपर में ये पूछा है आपको। आया ना समझ में? तो पूछता है वो, तो जीनोम के बारे में भी कई बार पूछा है। क्लियर? अब आता है जीन। तो जीन हम लोगों ने देखा है लक्षणों को। जीन क्या होते हैं भैया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर जाते हैं, जैसे माता पिता से संतान में कैरेक्टर गए। क्लियर? या किसी भी जीव जंतु, जैसे गेहूं का पौधा, उसका बीज लोगे तो ये उसी वैरायटी जैसा ही दिखेगा, मतलब ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये किसके द्वारा होते हैं, ये जीन के द्वारा होते हैं। अब आप बोलोगे सर जीन क्या है, तो जो डीएनए के जो पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, सेगमेंट हैं, टुकड़े, खंड, उन्हीं को हम जीन कहेंगे। भैया डीएनए तो डबल स्ट्रैंड बहुत लंबा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, वो क्या है, एक एक टुकड़ा जीन है। और हर जीन का अपना एक काम है। कोई जीन ऐसा रहेगा, जैसे मान लो ये डीएनए जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, ये जैसे ये डीएनए है डबल स्ट्रैंड। अब इसके अंदर क्या है, सब अगर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, एक एक टुकड़ा, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, क्या है ये जीन है। आया ना समझ में? तो डीएनए के खंड को या टुकड़े जो होते हैं, क्लियर, द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए के जो खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हीं को हम जीन कहेंगे। आया ना समझ में? जीन कोई अलग नहीं है। और यही अगली पीढ़ी में, जैसे ये वाला है, तो ये आपकी नाक बनाएगा कि लंबी जाएगी, चोंच जैसी, छोटी जाएगी, दबी हुई रहेगी, चाइनीज जैसी रहेगी, कैसी रहेगी। आया ना समझ में? आपके कान, क्लियर, वो जैसे वो कौन सा मूवी था जिसमें ऐसे कान थे आमिर खान के, पीके में कान ऐसे रहेंगे, दबे हुए रहेंगे। आया ना समझ में? इस टाइप का ये सब ये सब खंड जो है, ये क्या, ये जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता है वैसे वैसे हर जीन अपना काम करता है। बाकी तो पड़े रहते हैं। जैसे भैया 32 साल में आपके बाल सफ़ेद होना है, तो वो जीन एक्टिव हो जाएगा 32 साल की जैसे ही उम्र होगी, फट से एक्टिव हो जाएगा, चलो इसके बाल सफ़ेद करो। क्लियर? या इसके बाल झड़ाओ। आया ना समझ में? इसके घुटनों में दर्द पैदा करो। अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनाते हैं। जीन का काम क्या है, जीन के अंदर कोड होता है, वो कोड अगली पीढ़ी में ले जाएगा राइबोसोम को जाकर, ये कोड राइबोसोम जीन के कोड को पढ़ेगा, उसको डीकोड करेगा। डीकोड तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। आया ना समझ में? डीकोड करेगा और उस टाइप का प्रोटीन बनाएगा। है ना समझ में? और उससे समस्याएं पैदा होगी, किसी को किसी विशेष उम्र पर कोई बीमारी हो जाएगी, किसी को डायबिटीज़ हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। क्लियर? ये सब वो करता रहता है। क्लियर? तो हमारा जो पूरा लेखा जोखा है ऊपर वाला, वो किस में लिख के भेजता है, डीएनए में। हम बोलते हैं हाथ की रेखाओं में, लेकिन यहाँ नहीं होता है। कहाँ होता है? पूरा लेखा जोखा हमारा जो है वो डीएनए के अंदर होता है कि कब क्या होने वाला है हमारे शरीर में। क्लियर? तो जीन क्या है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है? डीएनए ही करता है। लेकिन डीएनए में भी स्पेशली अगर बोलो तो उसके टुकड़े, जीन। डीएनए आ जाए तो भी सही है, जीन आ जाए तो भी सही है। आया ना समझ में? फिर जीन कहाँ पर होते हैं? जहाँ डीएनए होता है। डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। किस पर होता है? क्रोमोसोम पर। आया ना समझ में? तो जीन भी कहाँ रहेगा? जीन अलग थोड़ी है, जो डीएनए है वही जीन है, बट डीएनए के टुकड़े क्या? जीन है। जैसे मान लो आपको अगर मैं बोलूँ कि भैया ये कुशवा, तो ये कुशवा का हाथ, ये नाक, ये बाल, कोई अलग थोड़ी है, वो कुशवा के ही रहेंगे। दूसरे के थोड़ी हो जाएंगे कि भैया वो कालू सिंह के हो जाएंगे कि ये बाल इधर उठा के रख दो, उसके इधर ले लो। आया ना समझ में? ऐसा थोड़ी होगा। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हाँ रोज बदल देते। क्लियर? दिल्ली बाता उधर से, अरे कुशवा आज तेरा बाल दे दे, ये ऊपर का केप ये लगा लेता, उसको दे देता। आया ना समझ में? ऐसा। हाँ, और कोई जिसके सफ़ेद बाल हो जाते वो चुरा लेता आपका केप, देता ही नहीं वापस, फिर ले जाता तो। क्लियर? हाँ। तो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है? जीन करता है।
जीन क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। क्लियर? क्रोमोसोम के अलावा कहाँ पर पाया जाता है? जीन मतलब डीएनए। और कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं ना। केंद्रक के अलावा वहाँ पर होता है। फिर डीएनए के एक खंड को जीन कहते हैं। क्लियर? जो डीएनए है उसका एक खंड छोटा सा टुकड़ा ले लो, वो है जीन। आया ना समझ में? ऐसे बहुत सारे टुकड़े होते हैं। क्लियर? प्रत्येक टुकड़े को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। आया समझ में? जिनमें जेनेटिक कोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोड। है ना समझ में? डीएनए पे हमने देखा ना, इस टाइप से क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स में आपने देखा नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्लियर? ये जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये इधर के धागे पे हैं। तो एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ग्वानिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर थाइमिन किससे जुड़ेगा? उल्टा कर दो, एडेनिन से। क्लियर? फिर साइटोसिन किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से। तो ये जो 3 टुकड़े हैं, अब ये अलग अलग हो जाएंगे। हो गया अलग अलग। इससे क्या बन जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो गया, सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए टूटा, आरएनए बन गया। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज लेके जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास जाएगा ना। और राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये ट्रांसलेशन हो गया। हो गया ना। डीएनए से आरएनए बनना है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए फिर राइबोसोम के पास जाएगा और उसको कोड देगा। और उस कोड के हिसाब से वो क्या राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। ये हो गया ट्रांसलेशन, एक दिशीय सूचना का संचार हो रहा है। ध्यान रखना। अब ये जैसे यहाँ गया, अब इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये एक कोड हो गया। जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है। कई बार मैं बताया हूँ आपको, 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड बनता है। क्लियर? फिर अगला और कोई सा हो सकता है। क्लियर? और भी कोई सा हो सकता है, जैसे यू, टी, जी, ये एक कोड हो गया। ऐसे 64 टाइप के कोड होते हैं। कितने टाइप के? 64 कोड बनते हैं। आया ना समझ में? ये आपस में एक दूसरे से मिलके 64 प्रकार के कोड बन सकते हैं। आया ना समझ में? और प्रत्येक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, 3 नाइट्रोजन बेस उसमें रहेंगे। सबसे पहला वैज्ञानिकों ने जो कोड खोदा था जेनेटिक कोड, वो ट्रिपल यू था, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल। आया ना समझ में? ये सबसे पहला खोजा गया कोड है, जेनेटिक कोड। आया ना समझ में? इतना ध्यान रखना। तो डीएनए के खंडों को जीन कहते हैं, जिसमें जेनेटिक कोड होते हैं। और ये कोड ले जाकर आरएनए किसको देता है? राइबोसोम को। मतलब आरएनए का काम ही है सूचना पहुंचाना। सूचना पहुंचा दी, अब राइबोसोम क्या करेगा? उस टाइप का प्रोटीन बनाएगा। है ना? वो कहीं पर भी राइबोसोम हो सकता है, या तो कोशिका द्रव में तैर रहा है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था। कहीं पर भी हो, जहां भी हो, वहां ले जाकर दे देगा उसको। फिर जीन शब्द, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द दिया जोहानसन ने 1909 में। आया ना समझ में? लेकिन आप लिख लेना कि जीन को खोजा किसने? तो मेंडल ने। मेंडल ने सबसे पहले बताया था भैया जीन के बारे में। तो जीन की खोज मेंडल ने की, लेकिन जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने 1909 में। क्लियर? अब मेंडल ने जब ये खोजा था जीन को, तो मेंडल ने इसको क्या कहा था? मेंडल ने इसको जीन नहीं कहा था, इसीलिए तो बाद में जो जोहानसन आया उसने इसको जीन करके संबोधित किया। है ना समझ में? तो सबसे पहले जो मेंडल ने जीन को खोजा था और जीन को कहा था फैक्टर या कारक। उन्होंने बोला था कि भैया सेल के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं। है ना समझ में? और उसी के कारण अगली पीढ़ी में जो कैरेक्टर या लक्षण आते हैं उसी के कारण आते हैं।
उसको उन्होंने उस समय उनके पास कुछ बताने के लिए था नहीं, तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया था, फैक्टर इंग्लिश में। हिंदी में हम क्या बोलेंगे उसको, कारक। आया ना समझ में, ध्यान रखना। अब आनुवंशिकता की भौतिक इकाई जीन है और रासायनिक इकाई डीएनए। अगर हम फिजिकली बोले, क्लियर, तो जो जेनेटिक्स की फिजिकली जो यूनिट मानी जाती है वो मानी जाती है जीन, और केमिकली अगर बोले तो वो डीएनए। क्यों? क्योंकि भैया ये पूरा केमिकल मॉलिक्यूल है डीएनए। डीएनए क्या है? पूरा एक रासायनिक मॉलिक्यूल है, एक अणु है ना समझ। और उसी के टुकड़े को हमने क्या बोला है, जीन। तो भौतिक रूप से तो हम उसको जीन बोल सकते हैं कि भैया आनुवंशिकता की जो इकाई है, यूनिट है जेनेटिक्स की, वो क्या है, जीन है। क्लियर? और केमिकली स्पेशली पूछे तो डीएनए है, और किसी का नाम नहीं दे तो जीन ही बताना है आपको, और डीएनए दे तो डीएनए बताना है, दोनों एक ही है। उसके टुकड़े को वो बोल रहा है जीन, है ना समझ। जैसे आपको सीधा बोल दे भैया आनुवंशिकता की इकाई जीन, है ना समझ में। जीन नहीं है, अगर डीएनए दे तो डीएनए। वैसे सबसे छोटा तो जीन ही रहेगा, क्योंकि डीएनए के टुकड़े को हमने जीन बोला है ना। तो वैसे तो सबसे वो आंसर आपको जो दोगा, अब जब भी उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आंसर जीन ही दिया है, नहीं दे तो डीएनए, क्योंकि डीएनए का टुकड़ा ही जीन कहलाता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना। फिर किसी जीव की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीन के विशेष समूह को जीन पूल कहते हैं। देखो जीन पूल क्या होता है। जीन पूल, जैसे हम इंडियन हैं, हम भैया हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी लाखों साल से चल रहा है, तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का, वैसे तो सब इंसानों में जो डीएनए लगभग सेम रहता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष खंड अलग टाइप के होते हैं। क्लियर? तो इंडियंस के अंदर कुछ विशेष खंड हैं, जिसके कारण ना तो हम जैपनीज से मिलते हैं, ना यूरोपियन जो कंट्री है, अमेरिकन है, क्लियर, ब्रिटेन वाले हैं, उनसे भी हम मैच नहीं खाते। हमारे एक अलग ही सिम्टम्स हैं इंडियंस के, क्योंकि हमारे अंदर एक पूरे इंडियंस के अंदर क्या है, एक स्पेशल टाइप का डीएनए है। तो पूरे इंडियंस के डीएनए के जो विशेष या स्पेशल टाइप का जो डीएनए जो पार्ट्स होते हैं, उनको मिलाकर कहा जाता है जीन पूल। आए ना समझ में? किसी स्पेशल टाइप की जो पॉपुलेशन होती है, हम स्पेशल हैं हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अलग है बाकी कंट्री के लोगों से। अब जैसे हम अगर चाइनीज के पास जाएं, तो जहाँ चाइनीज टाइप के जो लोग रहते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल कोई डीएनए का कोई खंड अलग टाइप का है, जिसके कारण वो नाटे होते हैं, चपटे दिखते हैं, नाक वाक सब, चेहरा इधर से हाथ घुमाओ तो पूरा प्लेन दिखता है। हाँ, आंखों पे बाल कम होते हैं, नहीं होते, तो वो उनका अलग है। तो किसी भी समष्टि या पॉपुलेशन के अंदर जो डीएनए का जो विशेष कलेक्शन होता है, उसको कहा जाता है जीन पूल। क्या बोलते हैं? जीन पूल कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है आपको कि किसी जीव, कोई सा भी जीव, जैसे हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, अब हम अगर भैंसों की बात कर ले, भारतीय भैंसें या भारतीय गाय, तो भारतीय भैंसों के अंदर भी एक अलग टाइप का एक जो जीन है, उसका एक अलग टाइप का कलेक्शन है, जिसके कारण हम अमेरिकन भैंसों से भारतीय भैंसें अलग है। भारतीय भैंसें पानी में बैठना पसंद करती है, वो उधर कीचड़ में बैठना पसंद करती है। यहीं से समझ में आ जाता है ना समझ में। ऐसे ही अगर देसी गाय और विदेशी गाय की अगर बात करो, तो देसी गाय के अंदर हम्प या कूबड़ होता है। इसका मतलब जितनी भी भारतीय गाय है, उसमें डीएनए एक इसे स्पेशल टाइप का एक ग्रुप है डीएनए का, जिसके कारण यहाँ देसी गायों की जो भी संतान होगी उसमें कूबड़ या हम्प आएगा। ऐसे ही अगर हम अमेरिकन गाय की बात करें, तो उसमें कूबड़ नहीं होता है, हम्प नहीं होता है ना समझ में। तो उसमें एक अलग टाइप का डीएनए ग्रुप है। इसी को, इस ग्रुप को, जो डीएनए का जो ग्रुप होता है एक स्पेशली पॉपुलेशन के अंदर, उसको कहा जाता है जीन पूल कहा जाता है। आया समझ में? ध्यान रखना। जीन मुख्यतः डीएनए का भाग है। किसका भाग है? डीएनए का। वही डीएनए का टुकड़ा जीन कहलाता है। लेकिन वायरस में तो डीएनए होता नहीं है,
नहीं होता ना। तो वायरस में अगर डीएनए नहीं है तो वायरस में जीन किसका भाग रहेगा? आरएनए का। वहां पर आरएनए के टुकड़े को हम जीन कहेंगे। आया ना समझ में? तो ध्यान रखना भैया, क्लियर। जीन बना होता है डीएनए से या आरएनए से या दोनों से? दोनों से होता है, क्योंकि मुख्य रूप से तो डीएनए का होता है टुकड़ा, लेकिन वायरस के अंदर नहीं है, डीएनए नहीं है, आरएनए है। तो उसमें अगर हम बोलेंगे तो वो आरएनए का बना होता है। आया ना समझ में? तो दोनों का बना होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्यतः किसका बना होता है, तो फिर डीएनए आएगा, सीधी सी बात है। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से डीएनए है। क्लियर? ध्यान रखना। तो जीन अगर क्वेश्चन बोल ले जीन किसका बना होता है, तो डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए का बना रहेगा या आरएनए का बना रहेगा। अधिकांश जीवों में तो डीएनए का बना है जीन, लेकिन वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए नहीं होता, तो उनमें फिर आरएनए का बना होता है ना समझ में? बहुत आसान है। अब आता है जंपिंग जीन, कूदने वाला जीन। जंपिंग जीन क्या होता है? बहुत आसान है भैया। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, आपने जो येलो कॉर्न होता है, पीली मक्का होता है, मान लो खेत में आपने लगाया पीला मक्का। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है भैया? बिल्कुल, आप तो साइलेंट होके बैठे हो, थोड़ा वायलेंट हो जाओ। हाँ पटेल जी, और कौन कौन बैठा है भैया सामने? तो आपने देखा होगा जो येलो कॉर्न होता है, पीली मक्का, कभी खेत में आप जाते हो तो पीली मक्के का जो भुट्टा होता है, उस भुट्टे में आपको क्या मिल जाता है? इस टाइप से, जैसे ये भुट्टा है, क्लियर। इस भुट्टे पर आप देखते हो पीले दाने, और बीच में कहीं पर या तो सफेद दाना आ जाता है या फिर आपका पर्पल कलर का दाना आ जाता है। होता है कभी कभी ऐसा, आ गया ना बीच में। ये जंपिंग जीन के कारण होता है। किसके कारण? जंपिंग जीन के कारण, कूदने वाला जीन। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? यहाँ से पूछा आता है सबसे पहला क्वेश्चन, जंपिंग जीन को किसने खोजा? तो किसने खोजा? बार्बर मैकक्लिंटॉक ने। पूरा नाम नहीं याद रहे तो कम से कम मैकक्लिंटॉक याद रखना। क्लियर? बार्बर किसको बोलते हैं? नाई को। क्लियर? कटिंग करने वाला होता है ना, हाँ, बाल संवारने वाला, क्या बोलते हैं उसको? बार्बर। तो ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि ये नाई था, इसका नाम है बार्बर मैकक्लिंटॉक, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, है ना समझ में? तो जंपिंग जीन को खोजा बार्बर मैकक्लिंटॉक ने। किस पर खोजा? मक्के में। दोनों चीजें याद रखना। जंपिंग जीन को खोजा बार्बर मैकक्लिंटॉक ने, और किस पर खोजा? मक्के में खोजा। वही अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। क्लियर? क्लिंटॉक जी क्या कर रहे थे? मक्के पर इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता का स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करते करते उन्होंने देखा कि भैया ये तो पीली मक्का बोई थी हमने, तो इसमें ये सफ़ेद दाना किधर से आ गया, या फिर ये अलग टाइप का दाना कहाँ से आ गया? आसपास कहीं पर भी सफ़ेद कलर की मक्का है ही नहीं। भाई आसपास भी अगर हो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए तो आ सकता है दाना, लेकिन आसपास दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक सफ़ेद कलर का कोई भी मक्का का वैरायटी नहीं लगा है, ना ही किसी दूसरे कलर का वैरायटी लगा है मक्के का। तो फिर हमारे खेत में ये जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया, इसमें ये दाना कैसे आ गया भुट्टे में? तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया। फिर उन्होंने रिसर्च चालू की और उन्होंने फिर खोजा, और कारण क्या निकला? जंपिंग जीन, कूदने वाला जीन। आया ना समझ में? तो किस पर की? मक्के पर। किसने की जंपिंग जीन की खोज? बार्बर मैकक्लिंटॉक ने। याद हो गए दोनों? थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, क्योंकि पहली बार सुना है। एक दो बार जब और पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मक्के पर क्लिंटॉक ने अनुवंशिकता का अध्ययन करते समय पाया कि कुछ अनुवंशिकी तत्व, अनुवंशिकी तत्व मतलब जीन। भाई अनुवंशिकी कौन सा तत्व है? कोई तत्व या एलिमेंट थोड़ी है, लेकिन उसको बोला है क्या? जीन। कुछ ऐसे अनुवंशिक या जेनेटिकल जो जीन होते हैं, एक क्रोमोसोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम है। क्लियर?
इन्होंने देखा कि भैया कुछ ऐसे अनुवांशिक तत्व मतलब कुछ ऐसे जीन हैं जो एक क्रोमोसोम पर जहां पर ये बैठे हैं वहां से जंप करके किसी दूसरी नई जगह जाकर ये बैठने में सक्षम है। बाकी जीन तो अपनी जगह ही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जीन हैं मतलब डीएनए के कुछ ऐसे टुकड़े या खंड ऐसे हैं जो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं। तो भैया दूसरी जगह जाकर बैठोगे तो नए कैरेक्टर आ जाएंगे, आए ना समझ में। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड्स का बना होता है, 2 क्रोमेटिड्स का बना होता है ना। अब ये जो क्रोमोसोम है, मान लो कोई जीन यहाँ पर है, क्लियर है ना समझ में। अभी जीन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो जीन है पूरे पर जीन है, लेकिन यहाँ पर जो जीन है इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि ये जब चाहे अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर बैठ सकता है। तो ये क्या करेगा, या तो यहाँ से जंप करके या तो अपने ही क्रोमोसोम पर किसी दूसरी जगह जाकर बैठ जाएगा और कहीं पर, क्लियर, और दूसरी जगह जाकर बैठ जाएगा और वहाँ के जीन को पूछेगा और क्या हालचाल है, हाँ खाना वाना खाया कि नहीं, हाँ समझ में। अब ये जहाँ जाकर बैठेगा वहाँ ऑलरेडी पहले से एक जीन बैठा हुआ है, क्लियर। ये यहाँ से जंप किया और वहाँ जाकर बैठ गया। वहाँ जाकर बैठेगा तो वो जीन अपना काम कर रहा है। अब जैसे आपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप क्या करते हो, किसी लेक्चर में आपको लगा कि यार हिंदी वाला लेक्चर बहुत बोरिंग होता है, क्लियर। उसके पहले क्रॉप प्रोडक्शन वाला था तो आप आगे आके बैठ गए बिल्कुल एकदम अटेंशन, क्लियर। और जैसे हिंदी का लेक्चर आया तो बोले चलो पीछे वाले मस्ती करते हैं, उधर गटर मस्ती करेंगे साथ में, बोरिंग लेक्चर है, तो आप अपनी जगह छोड़कर पीछे जाके बैठ गए। अब आपके जाने से मस्ती बढ़ जाएगी और वो जो करते थे वो तो करते थे, आप जाओगे तो और थोड़ा मस्ती का लेवल और बढ़ा दोगे, तो एक नया माहौल बन जाएगा क्लास में। तो बस ये भी वही किया इसने, ये यहाँ था, क्लियर। इसको भी लगा कि हिंदी का लेक्चर बोरिंग है, यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया। अब यहाँ गटर मस्ती करने लग गया, आया ना समझ में। तो भैया एक जीन जो अपना काम कर रहा था ये भी जाकर उसके साथ क्या हो गया, अपना भी काम करने लग गया। तो अब एक जगह यहाँ पर एक जीन एक ही काम करता है, हमारे शरीर में एक जीन एक ही काम करेगा, है ना समझ में, दूसरा काम नहीं करेगा, क्लियर। तो ये जो काम कर रहा था, ये मान लो मक्के का दाना पीला बना रहा था, लेकिन ये गया और भाई वो जीन अपना पीला बनाने का काम कर रहा है, पीले कलर की प्रोटीन बनाने का, लेकिन इसने जाके उसको डिस्टर्ब कर दिया, क्लियर। वो और थोड़ा अपना काम करने लगे, ये जाके और कुछ या तो इधर से चींटी खोर दे या उधर से गुदगुदी कर दे, तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक नया कैरेक्टर ले आएंगे जो था ही नहीं उसमें, एक नया कैरेक्टर आ गया। आप पेंटिंग कर रहे हो, क्लियर, पत्ती हरी बनाना है, आप हरे कलर का मार्कर चला रहे हो, लेकिन आपके बाजू में कोई दूसरा आ गया, क्लियर, आपको वो बार बार परेशान कर रहा है, तो आपका ध्यान थोड़ा उधर चले गया, आपने पीले कलर का मार्कर उठा लिया और इधर बात करते करते पीला कलर कर दिया पत्ती पे। बाद में आपको पता चला भैया पत्ती तो हरी होती है, हमने पीला कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर जंपिंग जीन ने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, तो एक नया कैरेक्टर आ गया, आया ना समझ में, बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये होता है जंपिंग जीन। अब ये जंपिंग जीन अपने ही क्रोमोसोम पर दूसरी जगह जाने में भी सक्षम है और किसी दूसरे क्रोमोसोम पर भी जा सकता है, दोनों जगह ये कैपेबल है, क्लियर, आया ना समझ में। खुद के क्रोमोसोम पर भी ये ट्रांसफर हो सकता है और बाजू वाला जो दूसरा क्रोमोसोम है उस पर भी जा सकता है। कभी कभी आपको लगता है ना कि भैया एग्रीकल्चर में, ये अभी आपके दोस्त कॉमर्स में है, आप एग्रीकल्चर में बैठे हो, कोई सा लेक्चर बोरिंग लग रहा है, तो आप क्या करोगे, धीरे से उस क्लास से कल्टी हो जाओगे पीछे के गेट से, और कॉमर्स में जाके पीछे अपने दोस्तों के साथ सिर नीचा करके बैठ गए, टीचर पढ़ा रहे, उनको क्या मालूम, क्लियर, आया ना समझ में, हो जाता है ना, क्लास ही चेंज कर दिया आपने।
क्लियर हुआ? तो ऐसे ये भी करता अपनी क्लास में भी जगह चेंज कर लेता है, बाजू वाले की क्लास में भी जाने की क्षमता है इसके अंदर, आया ना समझ में? इसको कहा जाता है जंपिंग जीन। समझ में आया पटेल जी? बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं। तो क्लियर हो गया? ध्यान रखना, कभी कभी ये तत्व या ये जो जीन होता है ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर भी चला जाता है। अपने क्रोमोसोम पर तो जगह चेंज कर सकता है, दूसरे क्रोमोसोम पर भी जाने में ये कैपेबल है। ऐसे चलनशील तत्वों को, है तो वो जीन ही, लेकिन उस समय क्लिंटॉक को पता नहीं था कि इसको जीन बोलते हैं, वो तत्व बोला करा, है ना समझ में? बाद में जोहानसन ने 1909 में बोल दिया कि अब कोई तत्व नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलेगा? जीन बोलेगा। तब से जीन बोलने लग गए सब, है ना समझ में? तो ऐसे चलनशील तत्व को क्लिंटॉक ने जंपिंग जीन कहा। जीन तो था ही, क्या बोल दिया? जंपिंग जीन, कूदने वाला। क्लियर? वो आपने देखा होगा निमाड़ी में क्या पोपटिया बोलते हैं ग्रास ऊपर को, टिड्डा जंप करके जाता है ना, उसमें कैसी टांगे होती है? जंपिंग टाइप, कूदने वाली, है ना समझ में? तो वैसे ये जंप कर रहा है। ये जंपिंग जीन जिस जीन पर जाते हैं उस जीन को कार्य विहीन कर देते हैं। जिसके पास भी जाकर बैठेंगे ना, वो जो काम कर रहा है उसको काम ही नहीं करने देंगे, है ना समझ में? डिस्टर्ब करते हैं उसको। क्लियर हुआ? जैसे आप अगर आप मान लो कोई पढ़ने वाला लड़का आपकी क्लास में बैठा है, क्लियर? आपका मूड हुआ आज इसको पढ़ने ही नहीं देना है, क्लियर? तो आप क्या करते हो? एक तो आप, एक आपका बाजू वाला दोस्त, चल आगे चलते हैं उसको, जो है ना, जैसे ही टीचर का मुंह इधर होगा तो उधर से पेन मारना, मैं इधर से मारूंगा, है ना समझ में? क्लियर? करते हो ना ऐसे? या फिर वो पढ़ रहा है, पीछे से किसी ने ऐसा मार दिया, वो पीछे देखा तो आप बिल्कुल सीरियस होके देख रहे हो बोर्ड पे, उसको पता ही नहीं चलता कौन किसने मारा है, किया है कि नहीं ये सब, हाँ? मतलब आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, मतलब उसको काम नहीं करने दे रहे हो। तो जिस भी ये जीन पर जाकर बैठता है, कौन? जंपिंग जीन, उसको बिल्कुल वर्कलेस कर देता है, मतलब कार्य विहीन कर देगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? ऐसी स्थिति में नया कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन पहला पूछा जाता है, जंपिंग जीन को खोजा किसने? बार्बर मैक क्लिंटॉक ने। किसमें खोजा? मक्के में। दो क्वेश्चन, ये तो समझाने के लिए है। क्लियर? कभी कभी वो पूछ लेता है अंदर जाकर कि जो जंपिंग जीन होता है वो अपने ही क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो सकता है या किसी दूसरे क्रोमोसोम पर भी ट्रांसफर हो सकता है, दोनों हो सकता है। जो खुद का क्रोमोसोम है उस पर भी अपनी पोजीशन को बदल सकता है और दूसरे क्रोमोसोम पर भी ये जा सकता है। क्लियर? फिर जंपिंग जीन को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा बार पूछा है, जंपिंग जीन को ट्रांसपोजोन या ट्रांसपोजेबल तत्व भी कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। जंपिंग जीन को और किस नाम से जाना जाता है? या तो ट्रांसपोजोन भी कहा जाता है या ट्रांसपोजेबल तत्व भी कहा जाता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। क्लियर? हो गया? ये दूसरा क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा है। तो ये है आपका जंपिंग जीन। क्लियर? अब जीनोम और प्लाज्मोन। तो जीनोम तो हम पढ़ चुके हैं, जब हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्रोमोसोम की गिनने की बारी आई थी, उसकी गणना करने की बारी आई थी, तो हमने जीनोम तो पढ़ लिया था। प्लाज्मोन हमने नहीं पढ़ा है अभी। तो जीनोम, पहले हम जीनोम को देखते हैं। जीनोम क्या होता है? क्रोमोसोम के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। क्लियर? आपके इसमें है नोट्स में? जीनोम नहीं है? प्लाज्मोन है ना केवल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जीनोम तो पढ़ चुके हैं ना हम। जीनोम क्या होता है? क्रोमोसोम के अगुणित समुच्चय। अगुणित मतलब हैप्लॉइड नंबर, मतलब एन। एन बराबर जो क्रोमोसोम होते हैं उसी को कहा जाता है जीनोम। ये तो क्लियर है, आपको पहले से ही क्लियर है। प्लाज्मोन क्या होता है? प्लाज्मिड अलग है। प्लाज्मिड हम पढ़ चुके हैं पहले, डीएनए में पढ़ा था ना हमने प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए,
प्रेजेंट इन ए सर्कुलर फॉर्म इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो गोलाकार डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम के अलावा, उस गोलाकार डीएनए को कहा था हमने, नहीं उस बैक्टीरिया को क्या कहा था? प्लाज्मिड। प्लास्टिड तो लवक है, प्लाज्मिड कहा था। देखो आप डीएनए में ढूंढो, डीएनए में मिलेगा भैया। प्लाज्मिड क्या है? तो जो सर्कुलर डीएनए होता है, गोलाकार। क्लियर? आप सराउंडेड भी बोल सकते हो उसको, राउंड भी बोल सकते हो, है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोम के अलावा, क्रोमोसोम पर जो डीएनए वो तो होता ही है, लेकिन क्रोमोसोम के अलावा जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम के अलावा गोलाकार डीएनए होता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मिड। आया समझ में? वो बैक्टीरिया की बात हो गई, क्योंकि बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो होते नहीं है, सब एब्सेंट है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है ना समझ में? अब हम देखते हैं प्लाज्मोन। प्लाज्मोन क्या है? तो ये भी वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। चूंकि बैक्टीरिया में हमने उसको प्लाज्मिड इसलिए कहा क्योंकि वहाँ क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए है वो किसी कोशिकांग में नहीं है, ऐसे ही उसका कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें फैला है, लेकिन कैसा? गोल, चूड़ी जैसा। आया ना समझ में? चूड़ी आपने देखी है ना, बेंगल हाथ में पहनते हैं, गोल एकदम राउंड। उस डीएनए को बोला था हमने प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मोन क्या है? तो जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है, यूकेरियोटिक सेल्स मतलब हमारी कोशा, पेड़ पौधों की कोशिकाएं, इनमें आप सभी को पता है भैया जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में होता है ना। और केंद्रक के अलावा भी, केंद्रक के बाहर भी डीएनए होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो डीएनए होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मोन। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो केंद्रक के बाहर स्थित जो डीएनए है, मतलब आनुवंशिक पदार्थ है, उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मोन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो प्लाज्मिड और प्लाज्मोन में अंतर याद रखना, वो भी वही है, लेकिन उसमें आपको पता है भैया बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें केंद्रक कला तो होती ही नहीं है, केंद्रिका भी नहीं होती, केवल क्रोमोसोम ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। तो उन जो क्रोमोसोम पर जो डीएनए है उसके अलावा जो डीएनए होता है बैक्टीरिया में गोल, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। आया समझ में? वो भी एक्स्ट्रा डीएनए है क्रोमोसोम के अलावा। यहाँ पर भी हम जो यूकेरियोटिक सेल है जिसमें केंद्रक कंप्लीट होता है, इनमें अगर हम देखें तो केंद्रक के बाहर, केंद्रक के अंदर जो डीएनए है वो तो डीएनए आनुवंशिक मैटर ही उसको कहते हैं, लेकिन केंद्रक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, क्लियर? आउट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है वो कहीं पर भी हो, क्लियर? उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोन कहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्लाज्मोन कहेंगे। क्लियर? तो केंद्रक के बाहर स्थित आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोन कहेंगे। और ये होता कहाँ कहाँ पर है? ये दो जगह होता है भैया। केंद्रक के बाहर दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं, कोशिकांग है, जिनमें आपको प्लाज्मोन मिलेगा। किसमें? जिनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो क्लोरोप्लास्ट में होता है उसको अगर हम स्पेशली बोलना चाहें तो आप सभी को पता है भैया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कैसा होता है? कुंडलित सर्कुलेट डीएनए होता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्लास्टोजीन कह सकते हैं। स्पेशली किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है उसको क्या कहेंगे? प्लास्टोजीन है, प्लाज्मोन ही, लेकिन स्पेशली उसको बोलने जाएं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको प्लास्टोजीन कहेंगे। क्लियर है? प्लाज्मोन ही वो, लेकिन स्पेशली चूंकि क्लोरोप्लास्ट में है इसलिए इसको प्लास्टोजीन बोला।
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ जो कुंडलित डीएनए है, इसको स्पेशली क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोजीन। कॉन्ड्रोजीन भी बोल सकते हैं, या इसको माइटोप्लाज्मोन भी कहते हैं। आया ना समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तो माइटोप्लाज्मोन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं ना, तो इसको हम कॉन्ड्रोजीन के नाम से भी बता सकते हैं। क्लियर? ध्यान रखना, कुल मिला के सीधा केंद्रक के बाहर कहीं पर भी डीएनए है, उसको एक ही नाम से अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? प्लाज्मोन। आया समझ में? स्पेशली क्लोरोप्लास्ट में उसको हम प्लास्टोजीन बोल सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको हम कॉन्ड्रोजीन या माइटोजीन बोल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर है दोनों प्लाज्मोन ही है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्लाज्मोन की? हाँ, विच जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन आउट ऑफ न्यूक्लियस, जो अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के बाहर उपस्थित होता है या पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोन कहेंगे। सीधी सी बात है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब जीन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है? फर्स्ट है रिकॉन। क्या है? रिकॉन। रिकॉन क्या होता है? यहां से एक क्वेश्चन जो सबसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जीन की कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रोन। किसको ज्यादा पूछा जाता है? सिस्ट्रोन को। तो सिस्ट्रोन को तो टिक कर लो आप, बाकी समझते हैं हम। सिस्ट्रोन है, हेडिंग है सिस्ट्रोन, है ना? हाँ, बस वो हेडिंग को टिक कर लेना है, एमपी आगे आएगा। अभी तो हम रिकॉन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां से मैंने बताया कि जो 3-4 टर्म है जीन से संबंधित, जीन से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसमें से सबसे ज्यादा सिस्ट्रोन को पूछा जाता है। क्लियर? देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिकॉन। रिकॉन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन की इकाई, जीन की रिकॉम्बिनेशन की इकाई, पुनर्व्यवस्था की इकाई। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ये होता है भैया, एक जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदलाव कर दें, एक नया कॉम्बिनेशन बना दें, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। है ना समझ में? जैसे मान लो एक जेनेटिक कोड है ATC, ये कोड है। अगर मैं यहां से T को हटा के इसकी जगह क्या जोड़ दूं? ATC की जगह में जोड़ दूं AUC। तो मैंने T को हटाया और T को हटाया, उसकी जगह क्या जोड़ा? उसकी जगह मैंने जोड़ दिया U को, तो एक नया कॉम्बिनेशन हो गया ना नया कॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया भैया। जो जीन है, लेकिन पूरे क्रोमोसोम पर कुछ ही ऐसे जीन होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी होती है, सभी में नहीं होती है। कुछ ही ऐसे होते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब वो अपने में एक बदलाव करके नया कोड बना सकते हैं, बाकी सब में नहीं होती है। आया ना समझ में? तो ऐसे जीन जिनमें क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अपने आप को एक नए कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी होती है, ऐसे जीन को कहा जाता है ऐसे जीन की इस क्रिया को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, और ऐसी यूनिट को कहा जाता है जीन की वह यूनिट जिसमें रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना है, उस यूनिट को कहा जाता है रिकॉन। आया समझ में? सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं आपको एक लाइन में, तो ऐसा जीन जिसमें रिकॉम्बिनेशन की क्षमता है उसको जीन की रिकॉन इकाई कहेंगे। भाई एक डीएनए पे तो अरबों खरबों जीन है, सभी में थोड़ी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन करने की कैपेसिटी है, तो उसको हम कहेंगे रिकॉन। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? ध्यान रखना। तो जीन की वह छोटी से छोटी इकाई जो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अपने पास के भागों से अलग होकर दूसरे स्थान पर जुड़ती है, और इस क्रिया को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये एक
जीन है ABC, क्लियर। यहाँ पर इस टुकड़े में 3 जीन है, क्लियर। इसी के पास में एक क्रोमोसोम का या जीन का दूसरा टुकड़ा है, इसमें है XYZ है। अब इन तीनों जीनों में से वह जीन जो टूटकर जाकर दूसरे इससे जुड़ सकता है, क्लियर। लेकिन दूसरी जगह जाकर जुड़ने के लिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। जैसे आप जहां पर बैठे हो वहां पर किसी दूसरे को बैठना है तो आपको हटाना पड़ेगा। तो मान लो जैसे ये C है, इस C के अंदर वो कैपेसिटी है कि ये किसी दूसरे टुकड़े पर जाकर जुड़ सकता है और वहां जो जुड़ा है उसको हटा सकता है। तो ये यहां से आया इसके पास, Z को हटा दिया और क्या जुड़ गया, C। तो अब यहाँ क्या बन गया, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया आपका XYC, नया कॉम्बिनेशन बन गया, क्लियर। तो इस यूनिट के अंदर रिकॉम्बिनेशन की क्षमता है, इसी को कहा जाता है रिकॉन। तो ये जीन की यूनिट क्या कहलाएगी, रिकॉन कहलाएगी। ये A और B के अंदर कैपेसिटी नहीं है रिकॉम्बिनेशन के, C के अंदर है। आया समझ में? इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये कब होता है, जब हम मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, तो उसमें हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉस होता है क्रोमोसोम के बीच, क्रॉसिंग ओवर, लेन देन होती है। तो लेन देन किसकी हो सकती है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी है, उसी की लेन देन होगी। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? जिसमें कैपेसिटी नहीं है लेन देन की, उसमें नहीं होगी। आया ना समझ में? तो ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं कि जीन की वह इकाई जिसमें रिकॉम्बिनेशन की क्षमता हो, क्लियर, उस इकाई को रिकॉन कहेंगे। तो ये तो जीन की पहली इकाई हो गई। आया ना समझ में? दूसरी इकाई म्यूटॉन। म्यूटॉन, अब देखो, जैसे मान लो आप किसी रेडिएशन के संपर्क में आ गए, क्लियर, कहीं पर अगर परमाणु बम का विस्फोट हुआ और आप रेडिएशन के संपर्क में आ गए, आप सभी को पता है जब भी रेडियो एक्टिव विघटन होता है, क्लियर, जब भी क्या होता है भैया, रेडियो एक्टिव विघटन होता है, मतलब रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल उसका जब नाभिक टूटता है तो 3 पार्टिकल निकलते हैं, 3 रेडिएशन। कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। अब मान लो गलती से आप उसके संपर्क में आ गए, क्लियर, अब वो रेडिएशन आपके शरीर में से गुजर गई, तो हर जीन को थोड़ी बदलेगी वो। जिस जीन के अंदर उस रेडिएशन के कारण बदलने की क्षमता होगी वही बदलेगा, सब नहीं बदलेंगे। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? जैसे आप सब इंदौर पढ़ने आए तो आप में से वही व्यक्ति बिगड़ सकता है जिसके अंदर बिगड़ने की कैपेसिटी है, सब थोड़ी बिगड़ेगा। आया ना समझ में? घर से आप यहाँ पढ़ने आए, 100 बच्चे अगर पढ़ने आए, उसमें से 3 बच्चे सिगरेट पीना सीख गए, मतलब उनमें बिगड़ने की कैपेसिटी थी तभी बिगड़े। ऐसे ही पूरा जो डीएनए होता है, उस डीएनए में, जैसे ये पूरा डीएनए है, क्लियर, इसमें ये जीन है, क्लियर, कौन से, ABCDEF, बहुत सारे होते हैं। अब इनमें से जैसे ही रेडिएशन आई वो तो सब पर गिरी, आया ना समझ में? लेकिन जिसके अंदर म्यूटेशन करने की क्षमता है, बदलाव करने की क्षमता है अपने आप में, जो अपना रूप बदल सकता है, कब? इस रेडिएशन के संपर्क में आने पर, क्लियर, वो बदल जाएगा। तो जो बदल गया उसको क्या कहेंगे? म्यूटॉन। इसी डीएनए का कोई सा खंड रिकॉम्बिनेशन की क्षमता रख सकता है तो उसको हम रिकॉन कहेंगे। पढ़ चुके हैं ना हम? और जो जीन के अंदर म्यूटेशन की क्षमता हो कि भैया रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद, जैसे ई वाला जीन है, ये सब पे गिरी रेडिएशन लेकिन ये नहीं बदले, लेकिन ई वाला बदल गया। ये पहले कैपिटल ई था, रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद स्मॉल ई हो गया, रूप बदल लिया अपना। तो रूप बदल लिया तो कैरेक्टर भी तो नए आएंगे। आया ना समझ में? क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे? म्यूटॉन कहेंगे।
एक ही जीन वही हो रहा है। डीएनए के खंड पर अरबों खरबों जो जीन है, उसमें से जिसमें रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी है, वो रिकॉम्बिनेशन की इकाई, उसको हम बोलते हैं रिकॉन। जिसमें म्यूटेशन करने की क्षमता है, उसको म्यूटॉन कहेंगे। कहेंगे ना? क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में? म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, अचानक बदलाव हो जाना। तो जैसे ये किसी केमिकल के संपर्क में या फिर किसी रेडिएशन के संपर्क में आया तो अचानक इनमें से केवल ई वाला बदल रहा है, बाकी सब वैसे के वैसे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? म्यूटॉन। ये वाली यूनिट म्यूटॉन कहलाएगी। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। फिर आता है सिस्ट्रोन, जो सबसे ज्यादा बार आपको पूछा हुआ है। सिस्ट्रोन क्या है? तो सिस्ट्रोन हर जीन का अपना एक काम है। ये जैसे ये मान लो पूरा का पूरा ये जो डीएनए है, इस पर ये सब जीन है, A B C D E F G है जीन। हर जीन का अपना एक फंक्शन है, एक कार्य है। क्लियर? उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। आया ना समझ में? वो जीन आपकी एक निश्चित उम्र होने पर वो काम वही करेगा। आया ना समझ में? जैसे आपके शरीर में हार्मोनिकल जो एक बदलाव होता है, क्लियर, एक उम्र आने के बाद दाढ़ी मूछ आना, तो ये दाढ़ी मूछ लाने वाला जो जीन है, जैसे ही आप 18-20 में आओगे वो जीन एक्टिव हो जाएगा और आपके अंदर दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाएगी। मतलब वो उस टाइप की प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? बाकी उसके अलावा दूसरा काम नहीं है। हर जीन का अपना एक कार्य होता है। क्लियर? वन जीन वन एंजाइम। हर जीन एक ही प्रकार के एंजाइम को बनाता है और वो एक ही प्रकार का एंजाइम एक ही प्रकार की प्रोटीन को बनाएगा, दूसरे प्रकार की नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला, जैसे ये सी वाला जीन है, इसका काम है नाखून की प्रोटीन बनाना, तो ये जीवन भर नाखून की ही प्रोटीन बनाएगा, इसके अलावा आपकी स्किन की प्रोटीन नहीं बनाएगा ये। आया ना समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं आया? वैसे ही जैसे आप किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाते हो और वहां आप देखते हो कि कोई अगर पेट रोग विशेषज्ञ है, वो पेट को ही देखेगा। आप अगर उसको बोलो मेरे को बुखार आ गया, तो वो थप्पड़ मार के भगा देगा। मैं पेट वाला हूँ, बुखार वाला थोड़ी हूँ। गेस्ट्रो सर्जन, कोई डेंटल वाला है, दांत वाला, उसके पास जाओ और उसको बोलो कि भैया मेरा पैर दर्द कर रहा है या हड्डी टूट गई, वो मार के भगा देगा। मैं हड्डी रोग वाला थोड़ी हूँ, मैं तो दांत बता, दांत कितने टूटे हैं, कितने बिठवाना है, ये बता खाली, बाकी उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं। है ना समझो? मतलब सीधा बोल सकते हो कि हर जीन अपने काम का एक स्पेशलिस्ट है। तो एक जीन एक ही काम करता है संपूर्ण जीवन में। है ना समझ में? उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है। इसी को कहा जाता है सिस्ट्रोन। मतलब जीन की कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट क्या है? सिस्ट्रोन है ना समझ में? जो कि हर जीन की होती है। इसमें अब देखो, म्यूटॉन तो कुछ ही जीन में हो सकता है, रिकॉन कुछ ही जीन होते हैं, लेकिन सिस्ट्रोन तो सभी का होता है भैया। हर जीन का अपना एक कार्य, तभी तो इतने अरबों खरबों जीन हमारे अंदर डाले हैं ऊपर वाले ने। उनको पता है कि एक जीन से काम थोड़ी चलेगा इसका। क्लियर? ये तो रोजाना समय समय पर बदलेगा, तो इसके बदलाव के लिए, डेली बदलने के लिए कोई ना कोई जीन चाहिए। कभी झूठ बोलेगा, कभी सच बोलेगा, कभी किसी को मारेगा, कभी रोएगा, कभी हंसेगा। क्लियर? अलग अलग पूरे जीवन में हम कितनी एक्टिविटीज करते हैं, अरबों खरबों एक्टिविटीज करते हैं। हमको खुद को ही नहीं पता रहता कि सुबह हम कैसा चेहरा बना रहे थे, दोपहर में कैसा बना रहे। है ना समझ में? कल कैसे दिख रहे थे, आज कैसे दिख रहे। बॉडी में रोज बदलाव होता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है। कभी आप 10 साल पुराना फोटो उठा के देखना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, उस टाइम में कैसा दिखता था, आज कैसा दिख रहा हूँ, तब बदलाव समझ में आएगा। ऐसे आज कैसे दिख रहे हो, आज फोटो खिंचवा लो और कल फोटो खिंचवाओ तो कोई अंतर थोड़ी आएगा। है ना समझ में? क्लियर? तो वो रोजाना कुछ न कुछ शरीर में बदलाव होता है।
तो इसीलिए ऊपर वाले ने अरबों खरबों जीन हमारे अंदर ठूस दिए हैं, रोज बदलो। क्लियर है ना समझ में? तो जीन की क्रियात्मक इकाई या कार्य करने की इकाई या फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सिस्ट्रोन होती है। हो गया क्लियर? आपको भी हो गया भैया? बताइए। फिर आता है कॉम्पेलोन। कॉम्पेलोन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एक सहायक होता है ना, कॉम्प्लीमेंट देने वाला एक सहायक सहयोगी। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, जैसे गाड़ी खोल रहे हो, तो आप गाड़ी खोलते हो तो आप बाजू वाले को, दोस्तों को बिठा लेते हो, ला जो पाना लगे मेरे को देते जाना, है ना समझ में? आप इधर गाड़ी में ध्यान है, आप बोलोगे ला 10 का पाना दे, ले आया। 20 का पाना दे, पेचकस दे, वो देता जाता है। गलती से उसने मंगा 10 का पाना, आपने 20 का दे दिया तो वो फेंक के ही मार देता है, अरे 10 का दे 20 का नहीं, है ना? समझ, गुस्सा आता है उसको भयंकर। ये गैरेज पे देखने को मिलता है, आपने देखा होगा। क्लियर? या फिर घर पे मान लो पिताजी अगर कोई काम कर रहे हैं, आपको जैसे बोला कि भैया चलो आज गेहूं का वो ग्रेडिंग करना है, या जो भी काम आपको बोल दिया है, क्लियर? आप भी पीछे पीछे, पिताजी के पीछे पीछे आप भी कर रहे हो, या बुआई करना है, कपास लगाना है। क्लियर? आपको आता नहीं, पहली बार खेत में गए, पिताजी ने एक बार बता दिया कि एक एक दाना दो दाना ये जो जहाँ है वहाँ डालना है, ये स्पेस पे। आपसे गलती हो गई तो उधर से ही फेंक के देते हैं, खींच के ढेला देते हैं कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है, कितनी बार बताऊं? बच्चा थोड़ी है, बड़ा हो गया है, एक बार बताने से समझ में आ जाना चाहिए, होता है ना? तो ऐसे ही हमारी भाषा में बोल सकते हैं हेल्पर, है ना समझ में? क्या बोल सकते हैं? हेल्पर, सहायता करने वाला। क्लियर? तो कॉम्पेलोन वही है, यह कॉम्प्लीमेंटेशन की इकाई होती है जो सिस्ट्रोन को स्थानांतरित करने में उपयोगी है। कैसे? कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब ये सहायक है। अगर मान लो कोई जीन अगर फेल हो गया मतलब उसका काम है लेकिन वो काम नहीं कर पाया, होता है शरीर में, है ना समझ में? किसी कारण से या तो वो टुकड़ा टूट गया या किसी कारण से डैमेज हो गया वो जीन। क्लियर? और वो अगर वो काम नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में जो आपका डीएनए है वो किसी दूसरे को बोलता है कि भैया उससे कि काम नहीं होगा, एक काम कर, तू जाके उसका काम कर दे। यहाँ क्या मिल गया उसको? हेल्प मिल गई। वो नहीं कर पा रहा था, तो डीएनए के कुछ ऐसे खंड या कुछ ऐसे जीन भी होते हैं कि जब कोई जीन नहीं कुछ कर पा रहा है तो सपोर्ट के लिए जीन होते हैं, है ना समझ में? उस काम को वो फिर मिलकर कर देते हैं, है ना समझ में? जैसे मान लो ए वाला जीन कोई काम नहीं कर पा रहा है, क्लियर? तो उसके पास कोई सा Z या Y W वाला जीन लाकर उसके साथ में रख दो, फिर वो दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। इसको कहा जाता है कॉम्पेलोन, है ना समझ में? क्लियर हो गया? तो जीन की जो कॉम्प्लीमेंटेशन की जो यूनिट होती है उसकी को कहा जाता है कॉम्पेलोन। क्लियर? फिर आता है ओपेरोन। क्लियर? ओपेरोन मतलब ऑपरेटर। क्लियर? ऑपरेटर मतलब चलाने वाला। क्लियर? तो यह ऑपरेटर या कंट्रोलर जीन की इकाई होती है। अब यह जितने भी डीएनए के अंदर जो जीन के खंड हैं उनको कोई ना कोई तो ऑपरेट करने वाला चाहिए। तो इन हजारों लाखों जो जीन के खंडों में कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो क्या करते हैं, इन सभी जीन के कार्यों को समय समय पर क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, है ना समझ में? जैसे आपने देखा होगा सुपरवाइजर क्या करता है? कुछ नहीं, हाथ में डंडा लेके घूमता रहता है दिन भर, इसको ये काम दिया है, कर रहा है कि नहीं, और थोड़ी देर बाद चाय वाय पी के आया कि देखेगा वापस। खेत में भी होता है ना, एक सब जितने भी निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं उनका एक बॉस होता है। क्लियर? या तो घर के जो भी बड़े सदस्य हैं वो जाते हैं साथ में, या फिर महिला या जो भी है वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी पीने गए तो उधर ही गप्पे मार रहा है। हाँ, तो एक ऑपरेट करने वाला होता है, बताने वाला, ये काम करना है, इतने टाइम में करना है,
ऐसे ही जीन में भी कुछ ऑपरेटर करने वाले जीन होते हैं जो अलग अलग जीनों को समय समय पर क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि भैया अब तेरा काम है, ये 20 साल का हो गया, हाँ फटाफट इसकी दाढ़ी मूछे लाओ। जाकर वो जीन को बोलेगा भैया क्या है, आराम कर रहे हो तुम तो, हाँ छोरा जवान हो गया है, दाढ़ी मूछे लाओ फटाफट। तो वो फटाफट एक्टिव होके उसकी दाढ़ी मूछे आना शुरू। क्लियर होता है ना। तो शरीर में ये जो बदलाव होते हैं इनको ऑपरेट करने वाला भी जीन होता है। उस यूनिट को क्या कहा जाता है, जो पूरी क्रियाओं को ऑपरेट करती है जीन की, उसको कहा जाता है ऑपेरोन। क्लियर। फिर आता है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन क्या होता है, यह रेप्लिकेशन की इकाई है भैया। किसकी इकाई है, रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन मतलब जैसे मान लो पुराना अगर कोई सा जीन हो गया है, क्लियर, कोई सा जीन क्या हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, तो उसको हटाकर उसकी जगह आकर बैठ जाना, रेप्लिकेशन करना, द्विगुणन करना, कार्बन फोटोकॉपी करना। आया ना समझ में, क्लियर हुआ। समय समय पर ये जो आपका जीन है इनकी फोटोकॉपी भी होती है। आया ना समझ में। तो रेप्लिकेशन की जो इकाई होगी वो क्या कहलाएगी, रेप्लिकॉन, जिसमें रेप्लिकेशन की क्षमता हो। आया ना समझ में, उसको रेप्लिकॉन कहेंगे। अब सीधा एक बार फटाफट समझाता हूं। रिकॉन क्या है, जीन की रिकॉम्बिनेशन की इकाई। क्लियर। म्यूटॉन क्या है, जीन के म्यूटेशन की इकाई, जिसमें म्यूटेशन की क्षमता हो। फिर सिस्ट्रोन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको, जीन की कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज नोन एज सिस्ट्रोन। क्लियर। फिर कॉम्पेलोन, कॉम्प्लीमेंटेशन की यूनिट। आया ना समझ में। फिर ऑपेरोन, तो जो ऑपरेटर या कंट्रोल करने वाले जीन की जो यूनिट होती है उसको ऑपेरोन कहेंगे। रेप्लिकॉन, जिसमें रेप्लिकेशन की क्षमता हो, ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन कहेंगे। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। अब आता है हाँ H.G. खुराना। यह है आपकी इसमें हेडिंग। नहीं है। हाँ भाई, हाँ चलो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, वो मेरे को चेंज करना है स्लाइड। पहले हम रिक्तिका को देख लेते हैं। वो H.G. खुराना के बारे में याद रखना कि H.G. खुराना जो थे उन्होंने सबसे पहले, आपके इसमें लिखा हुआ है, H.G. खुराना ने सबसे पहले क्या किया था, जो लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन बनाया था। आया ना समझ में। और इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। आया ना समझ में, ध्यान रखना। कौन सा जीन बनाया था, ईस्ट के अंदर tRNA। आया ना समझ में, किसका जीन है ये, ईस्ट का। आया ना समझ में। ईस्ट में सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन जो tRNA है, ये सबसे पहले H.G. खुराना ने अपने लेबोरेटरी के अंदर बनाया था। और यही कारण है कि जो H.G. खुराना या हरगोविंद खुराना है, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। आया समझ में। इसके अलावा इन्होंने जेनेटिक कोड पर भी कार्य किया है। आया ना समझ में। किस पर कार्य किया है, जेनेटिक कोड पर। वैसे जेनेटिक कोड की अगर बात आए तो सबसे पहला जेनेटिक कोड जो खोजा गया था वो था ट्रिपल यू, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल। कौन सा, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल। सबसे पहला खोजा गया जेनेटिक कोड क्या है, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ट्रिपल यू। मैंने आपको बताया ना, जितने नाइट्रोजन बेस है उसमें से कोई से भी 3 उठाओ, वही बनता है जेनेटिक कोड। है ना समझ में। तो जेनेटिक कोड हमेशा कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, त्रिक। है ना समझ में। 3 क्षार का बना होता है हमेशा। है ना समझ में। ऐसे कितने प्रकार के कोड बनने की संभावना है, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं भैया। है ना समझ में। 4 नाइट्रोजन बेस कौन से, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन की जगह यूरेसिल रख सकते हो आरएनए में। है ना समझ में। तो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन, 3-3 का अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ऐसे 64 कोड बनेंगे। है ना समझ में।
कितने कोड, सॉरी 4 है ना, 4 अगर 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ऐसे कितने टाइप का बनेगा, 64 कोड बनेंगे 3-3 के। आया ना समझ में, ध्यान रखना। अब आता है रिक्तिका, जिसको रसधानी कहा जाता है। चलो अब इसको टाइम भी हो गया, कल ही पढ़ेंगे।